आज का जो टॉपिक है उससे कम से कम 4 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 2 साल से तो लगातार 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर आप ये ट्रेंड देखो इसका, पिछले 2 साल से 3-3 क्वेश्चन 12 मार्क्स, पहले 1-1 मार्क्स का आता। 2016 में तो आपको पता ही होगा, जहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं वहां पे कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? हाँ, वहां पे आ रहे थे 0। कितने? 0। 2015 में 2 आए थे, 14 में 1 आया था, 13 में 2 आए थे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 भी आ सकते हैं, 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, लेकिन लगता तो है इससे इस बार अच्छे आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स कंफर्म हो जाए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस यूनिट में। उम्मीद है आज ही हम लोग पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो कल अगले लेक्चर में तो जरूर इसको पूरा कर लेंगे हम लोग। ये वाले में ना आपकी फिक्स्ड वेराइटी है, फिक्स्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है। कैसे? इसमें पहली बात तो 2 चीजें आती हैं। एक आता है आपका डायमेंशन एनालिसिस, दूसरा आपका आता है एरर एनालिसिस। 2 आते हैं, और एरर एनालिसिस का सिग्निफिकेंट फिगर पार्ट समझ लो एरर एनालिसिस का ही। तो इसमें पता है कितने टॉपिक्स है पूछने के लिए? एक तो है सिग्निफिकेंट फिगर, एक है आपका एरर एनालिसिस, और दूसरा आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये 3 टॉपिक थे मेनली पूछने के लिए, और बचा इस पे ना सिर्फ एक ही पार्ट था। वो क्या है आपका? वो है इंस्ट्रूमेंट्स। 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में। कौन कौन से? एक है वर्नियर कैलिपर और दूसरा आपका स्क्रू गॉज। अब इन दोनों के बारे में भी ना इसने क्या किया, इधर कहीं पे ना पूछ लिया 19 और 18 के बीच में, समझ में? तो अब इस पे ना मेरे हिसाब से तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं है इस पे पूछने के लिए। अब क्या करेगा, ये कॉन्सेप्ट घुमाता रहेगा, सेम चीज को घुमाता रहेगा। तो ये काफी अच्छे स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि इनमें से ना अब जितना इसने पूछ लिया उतना ही एक्स्ट्रा पूछ सकता था ये। अगर आप मेरी इस चैप्टर पे मैंने पूरा 11th का बना रखा है, अब वहां से भी जाके देख सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेते हैं। बस 4 रूल है इसके। क्या क्या है वो रूल? जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका फर्स्ट रूल है कि सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे ना उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है, इन सबको मानेंगे हम लोग। ठीक है। दूसरा, 0 अगर 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो टर्म्स के बीच में आ जाता है, समझ में? 0 अगर 2 नॉन टर्म्स के बीच में आ जाता है, जैसे अगर 203 लिख दिया तो ये 0 आ गया ना, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। अगर इसके बाद 2 ऐसे करके लगा दिया, ये वाला भी होगा। अगर मैंने ऐसे भी करके लगा दिया तब भी होगा। अगर मैंने ऐसे 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 करके 100 जीरो लगा दिया फिर 1 लगा दिया तब भी होगा। तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर 0 काउंट होगा। जो थर्ड है, थर्ड आपका होता है कि अगर आपका 0 एंड में आ जाए, जैसे 2000, तब आपका 0 काउंट नहीं होता है, ये आपका काउंट नहीं होगा। ये सिर्फ इसमें 1 ही होगा काउंट। समझ में आ गया? 1 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 है तो 2, लेकिन 1 सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल। जैसे 300 1 कर दोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 0 कर दिया तो ये सिर्फ 4 ही होंगे काउंट, ये वाला नहीं होगा। ठीक है। जो चौथा है, अगर ये किया मैंने लेकिन अगर पॉइंट के बाद भी कुछ लगा दिया तब ये सारे के सारे काउंट होंगे। क्या होंगे? सारे के सारे काउंट होंगे। मेरे हिसाब से आपको सब आता होगा, चाहे आप ऐसे करके लिख दो तब भी ये 4 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया? इसमें 5 होंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इसमें कितने होंगे? इसमें सिर्फ 1 होगा। ये वाले 0 काउंट नहीं होंगे। समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है, ये इसके हो गए, ये इसके हो गए रूल्स। अब इसमें अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब क्या होता है? तो अगर आपने जैसे 2.341 प्लस 2. वो ये 12 कर लो 21 ऐसे करके करते हो। समझ में आ गया? ऐसे करके करते हो आप, तब क्या होगा? इसमें आप क्या करोगे? माइनस और प्लस के लिए सेम चलता है। समझ में आ गया? तो अगर आप इसको प्लस करोगे, वैसे आना क्या चाहिए? आना चाहिए आपका ऐसे करके कुछ, आपका ये आना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर प्लस और माइनस है तो हम लोग ये है ना पॉइंट, इसके बाद का देखते हैं जिसमें सबसे कम होंगे, सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें होंगे हम उतने ही डिजिट्स लेंगे। इसमें कितने? इसमें देखो 3 है इसके बाद के। इसमें कितने? इसमें सिर्फ 2 है, तो हम कितने लेंगे? हम सिर्फ 2 लेंगे। तो ये आना ऐसा चाहिए था, लेकिन आएगा यही, आएगा यही। अब आपको ये भी पता होगा मेरे हिसाब से कि अगर 0 1 2 3 4 ऐसे करके आता है, तो जो जब हम यहाँ पर से राउंड ऑफ करते हैं, हमने देखो ये यहाँ पे कितने आ रहे थे? 3 आ रहे थे, लेकिन हमको 2 ही चाहिए था, तो राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 इनमें से कुछ आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमारा आगे का टर्म नहीं बढ़ता है। अगर हमारा नो चेंज, समझ में आया? आगे वाले में नो चेंज आता है, लेकिन वहीं अगर हमारा 6 to 9 आया, मतलब 6 7 8 9 ये आया, तो आगे वाले में +1 हो जाता है। समझ में आ गया? लेकिन अगर 5 आ गया तो 2 केसेस बन जाते हैं। अगर 5 आ गया तो फिर क्या देखोगे आप? अपनी प्रीसीडिंग टर्म्स देखोगे। समझ में आ गया? प्रीसीडिंग टर्म्स देखोगे। जैसे
अगर इसको करना था आपने, सपोज करते हैं यहाँ पे 5 आ जाता, सपोज लेट से के लिए 5 आ जाता, फिर हम देखते हैं ये वाली टर्म इससे पहले वाली, अगर ये इवन है तब तो क्या होता है, नो चेंज। अगर इवन है, चाहे यहाँ पे ना 8 हो जाए तब भी क्या होगा, इवन है वो, तब भी नो चेंज होगा। समझ में आ गया, तब भी नो चेंज होगा, इसमें नो चेंज होगा। लेकिन अगर ऑड जाती है, चाहे 1 भी हो जाए, चाहे यहाँ पे 1 भी हो जाए, उसमें क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। समझ आ गया, क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो अगर यहाँ पर 5 होता सपोज करते हैं, तो ये वाला बढ़ जाता, ये वाला कितना आ जाता, यहाँ पर 4 आ जाता, 9.14, ये एक बढ़ जाता है। समझ में आया, अगर ऑड होता है तो। अब इतने रूल्स, अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, ये अब मेरे हिसाब से माइनस में भी सेम होता है, हम लोग पीछे की टर्म्स देखते हैं। अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई, सपोज छोटा नंबर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 1.41, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम चलता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है, अब आपका कितना आना चाहिए था, आपका आना चाहिए था ये आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर बोलता है कि यहाँ पर आप देखोगे सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, इसमें पॉइंट का बाद वाला कोई सीन नहीं है, इसमें देखते हैं सबसे कम। जैसे इसमें कितने, इसमें सिर्फ 2 हैं, इसमें कितने, इसमें सिर्फ 3 है। तो आप क्या करोगे, इसको सिर्फ 2 में बनाओगे। तो मैंने बताया राउंड ऑफ वाला, ये वाला रूल अपनाएंगे। इसको क्या है, 3 है, ये वाला नो चेंज, तो कितना होगा, ऐसे करके होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आपको एक और कम करना पड़ेगा। इसको करोगे, यहाँ पर देखो 4 है, तो क्या होगा, 4 यहाँ पे आता है, नो चेंज, 3.2। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ रखा है वो देखते हैं। ये देखो आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका। अब ये आपके क्या दे रखा है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है इसका। आप क्या करोगे, पहले सिंपली कर लो, कितना हो जाएगा, इसमें अगर आप करोगे ये आ जाएगा 1, मतलब जब आप बड़े करके करोगे, मेरे हिसाब से आपको ये आता होगा, 0 लगा दो अगर नहीं आता है ऐसे करके। तो अब आप क्या कर लो, यहाँ पर से क्या कर लो, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये तो बाकी तो वैसे ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 8, 9.9। इतना आपका आना चाहिए था। लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है, तो आप क्या देखो, लीस्ट काउंट कहाँ पे, मतलब सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स पॉइंट के बाद। यहाँ पर देखो, अब एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर ऐसे करके कभी आ जाता है ना, तो इसमें ना हम लोग ये वाले 0 काउंट नहीं करते हैं। जब तक आपको कोई नॉन 0 डिजिट नहीं आ जाता ना पॉइंट के बाद, तब तक हम 0 को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा आता तब जरूर करेंगे, तब इन 5 को करेंगे। लेकिन कभी ऐसा आता है तो इसमें से 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, शायद आपका यही पूछ ले इस बार, ठीक है, थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ सकता है ये वाले पे। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आपके पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन पीछे पीछे है, पीछे पीछे प्लेसेस बहुत पीछे है इसकी। तो आप क्या करोगे, इतने आगे में बना दोगे। कौन कौन से, ये आपकी होती है 10th, ये होती है 100th होती है ना पॉइंट के बाद वाली। तो आप क्या करोगे, इस आंसर को ऐसे में बनाओगे 9 पॉइंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 है, 1 है, तो आगे वाले में नो चेंज, यहाँ पर 0 है, आगे वाले में नो चेंज। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना। समझ में आ गया, इतना आ जाएगा आपका। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है इसको, तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आई बटन पे वो है, आप देख सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका ए वाला आ जाएगा आंसर। अब अगर मैं बात करूं ना, तो अभी तक तो ना इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी 2020 में पूछा गया है, तो ये ना ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं, इस चीज को छोड़ देते हैं। तो आपका ना सिग्निफिकेंट फिगर से काफी हाई चांसेस है कि आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्यों, क्योंकि इससे बहुत कम पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन ही 2020 में पूछा गया है। तो ये वाले टॉपिक से जरूर पढ़ना, क्योंकि ये वाले से पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करें अगर नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है एरर एनालिसिस। अब एरर एनालिसिस एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट जिसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। अब देखो, उससे पहले आप ये देख लो कि हमेशा ना एरर का होता क्या है। अगर हम लोग प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है। ये मैंने आपके लिए बना रखा है, ये एक टर्म है, ये उसकी मेन टर्म है, ये उसका एरर है। सेम ऐसी बी मेन टर्म है, प्लस माइनस डेल्टा बी क्या एरर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इसको प्लस कर रहे हैं, समझ में आया। तो प्लस करने पे हमारा मैंने सिर्फ एरर का लिखा है, एरर क्या होगी हमारी, ऐड होगी। समझ में आ गया। जैसे अगर सपोज करते हैं 0.2 मीटर प्लस 0.1 मीटर था, तो कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा। बात करते हैं अगर ये हम लोग इसमें कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं, माइनस ऑपरेशन चला रहे हैं, तो माइनस में क्या होगा, तब भी प्लस होगा। अगर सेम मैं लेता हूँ 0.2 और 0.1 लेता हूँ, तो फिर से 0.3 आएगा एरर में। क्यों, क्योंकि हम लोग पता क्या लेके चलते हैं, मैक्सिमम एरर लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 0.3 आ रहा है ना, तो ये भी माइनस का भी होगा 0.3, प्लस का भी होगा। मेन वाले में हम लोग 0.3 प्लस भी कर देंगे, मेन वाले में हम लोग 0.3 माइनस भी कर देंगे। इससे क्या पता लगता है
कि मैक्सिमम गलती हमारी इतनी हो सकती है कि या तो इतना कम होगा या इतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ऐसी करके तभी हम लोग इसमें एस्टिमेट लेते हैं, कभी प्रॉपर नहीं बोल सकते हम लोग। एरर कभी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते हैं। आप लोगों ने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में ही पढ़ा होगा कि प्रिसीजन क्या होता है, आसपास की वैल्यू, आसपास की वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, जो ट्रू वैल्यू होती है, जो हमारी असली वैल्यू होती है उसके पास की वैल्यू, तो वो एक्यूरेट होगी। प्रिसीजन जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, समझ में आ गया? बस प्रिसीजन क्या होता है, कहीं के भी आसपास की वैल्यू। ये देखो अब ये यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, हमारा एरर ऐड हो रहा है ना? देखो ऐसे करके हो रहा है, लेकिन ऐसे करके होगा। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, ऐसे। समझ में आ गया? अब ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तब भी ऐड हो रहा है। तो हम लोगों को एक चीज तो हमेशा क्लियर होगी, हमारा जो एरर होगा, एरर ऑलवेज ऐड, बस एरर हमेशा ऐड होगा, हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका नीट का क्वेश्चन है 2019 का, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या लिख रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अगर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एंड डी 1%, 2%, 3%, 4% रेस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट एक्स वेयर, और एक्स की वैल्यू दे दी है वो यही है। तो ये बोलता है कि ना हम लोगों को क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ए बी मल्टीप्लाई, सी डी मल्टीप्लाई, लेकिन ए बी किससे डिवाइड हो रही है, सी डी से। तो कैसे करके लिखते हैं, हम लोगों को पता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। तो एरर कैसे निकालते हैं हम लोग, हम हमेशा ऐड करेंगे। तो कैसे करके करेंगे इसको, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, मैंने बोला ऐड होंगी, बस आप ऐसे करके लिख दो। समझ में आ गया? बस ऐसे करके लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके लिख दो। अब उसने हमको दे ही रखा था कि जो ए था वो कितना है, 1% है, यहाँ पे 1 लिख लेना, 3% है, यहाँ पे 3 लिख लेना, 2% यहाँ पे 2 लिख लेना, 4% यहाँ पे 4 लिख देना। ठीक है, आपका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पर देखो इनके कुछ पावर्स भी हैं, पावर है ना, आप क्या करो, इन पावर्स को जस्ट इनके आगे लिख दो, फिर आपका आएगा एग्जैक्ट। जैसे इसका क्या है, 2 है तो इसका 2 लिख देना, इसका हाफ है, इसका हाफ लिख दो, इसका 1/3 है, अब 1/3 लिख दो, इसका 3 है, इसका 3 लिख दो। अब आ जाएगा आपका एग्जैक्ट। और ये वाले ना क्वेश्चन इतनी बार पूछ रखे, इतनी बार, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कितनी बार पूछ रखे। 2 इंटू यहाँ पर कितना है 1% प्लस ये कितना है हाफ इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू ये कितना है 3% प्लस ये है आपका 3 इंटू 4%। तो आपका कितना आ गया, ये वाले 3 से ये 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, ये सबकी परसेंट। तो कितना आ गया आपका, आपका आ गया है ये 16%। कितना आ गया 16%। ऑप्शन में देखा आपका बी वाला आंसर आ गया। देखो इतना सिंपल होता है। अब आप बोलोगे इससे टफ, देखो इसमें और क्या खेल सकता है वो इस बार आपको परसेंटेज नहीं देगा, वो कभी कभी बोलेगा कि एरर कितना है, बस इतना दे देगा, परसेंट में नहीं बोलेगा। आपका जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके दे दिया इसने, और लास्ट में बोलेगा कि परसेंटेज निकालो। लास्ट में क्या बोल देगा, परसेंट निकालो। तो आपको क्या करना है, ये आपकी आएगी किसकी वैल्यू, सिर्फ एक्स की वैल्यू। अगर उसने ए बी सी डी ऐसे दिया, अभी फिलहाल के लिए इसने पता क्या दिया एग्जैक्टली, इसने ऐसे करके दिया है डेल्टा ए अपॉन ए। वो तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिख दिया, लेकिन इसने एग्जैक्टली इनकी वैल्यू दी थी। अगर ये ए बी सी डी ऐसे करके वैल्यू दे देता है या इसकी वैल्यू दे देता है, तो आपको क्या करना है, आपका कुछ आएगा लास्ट में, सपोज करो डेल्टा 5 आ गया और आपकी एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली थी 50, तो क्या करना है आपने, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 5 अपॉन 50, ये आ जाएगा 1/10। परसेंटेज में क्या निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। ऐसा ही पूछ सकता है, तो ज़्यादा घबराने की नहीं है। देखो यहीं पर से हमारा आंसर आ गया था, बस आपने क्या निकालना था, डेल्टा जो भी पूछा था उसका डेल्टा निकालना था और टोटल जो था उससे डिवाइड कर देना था और लास्ट में परसेंटेज के लिए इंटू 100 से कर देना था। ज़्यादा मुश्किल नहीं आता इसके, समझ में आ गया। ये हम सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर आपको और अच्छा जानना है, अगर आप नहीं पढ़ा अभी तक आपने, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम दो, ये वीडियोस जो है इनको देखो आप, जो मैंने आई बटन पे दे रखी है, आप लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से समझा रखा है। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये देखो आपके सामने दिख ही रहा होगा कि एक में दे रखा है ए क्यूब प्लस, इसमें दे रखा है पी इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, इनका परसेंटेज दे रखा है। ये देखो अगला वाला बोलता है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, मतलब एरर रेडियस के एरर में 2% का मेजरमेंट का वो है, एरर है, तो बोलता है कि उसके वॉल्यूम में कितना होगा। अरे देखो हमको वॉल्यूम पता है ना, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है
4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता कि नहीं होता है स्फीयर का। अब हमको इसमें निकालना है, मैंने आपको बताया ये मल्टीप्लाई में ये हम लोग कैसे करेंगे, dv/dv, हमको तो इसमें निकालना था ना, ये कितना हो जाएगा dr/dr। इसमें कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट निठल्ले होता है, कांस्टेंट से कोई डरने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। कांस्टेंट आ गया, कटा दो, कुछ नहीं होता इसका। यहाँ पर 3 था, बस आप 3 लिख दो। उसने कितने का एरर बोलता, 2% का बोलता, ये ले 6% का एरर, 4 मार्क्स आ गए भाई आपके इसी क्वेश्चन से। देखा ऐसे एरे क्वेश्चन आते हैं इसके। अब किसी का ही बोलता है, अगर वो एरिया का बोलता है एरिया का कर देना, सब लेट से बोलते हैं कि वो रेक्टेंगल के एरिया का बोलता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, अभी तक तो पूछा नहीं है। तो डेल्टा A/A इक्वल्स टू डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B, रख देना इसकी वैल्यू, आपका आ जाएगा आंसर। तो ऐसे करके ना किसी का कुछ नहीं होता है, बस ना आपसे वो घुमा फिरा के कभी क्यूब का पूछ लिया, कभी सिलेंडर का, बस आपको फॉर्मूला आने चाहिए, फॉर्मूला आते हैं सब हो जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके भी कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, इसके तो और ज्यादा फिक्स्ड है। एरर एनालिसिस के जितने थे ना उतने ही। अब कैसे कैसे करके, पहली बात तो सिंपली डायमेंशनल एनालिसिस पूछ लेगा किसी का। डायमेंशन कैसे करके निकालते हैं, जैसे सपोज करो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है आपका L³ होता है, तो हम लोगों को पता है, हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। समझ में आ गया, नहीं आता है आई बटन पे वीडियो है, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये पूछ लेता है कभी कभी, वॉल्यूम का तो नहीं पूछेगा। सपोज करो इसने क्या पूछा 2020 में स्ट्रेस का पूछा गया, हमको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2, और एरिया का क्या होता है L²। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा mL-1 T-2। अगर आपको फोर्स का भी नहीं आता है, फोर्स पता है ना क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन का भी नहीं आता है तो आप क्या कर दो, वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दो इसको। समझ में आ गया, वेलोसिटी का भी नहीं आता है, आप क्या कर दो इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, बस। अब यहां पर देखो मास का क्या होता है m, डिस्टेंस का क्या होता है l, एरिया का क्या होता है L², टाइम का क्या होता है T², बस। अब इसको ऊपर ले आना, कितना हो जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻2, बस। सेम तो आना था, ऐसे करके पूछ लेगा। जैसे इसने और किसका पूछ रखा था कि ये डायमेंशन निकालो μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस का 1/2 r कितना होगा। अब आपको पता है μ0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेना, यूनिट्स निकाल लेना, और मतलब माइनस का 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/, ऐसे करके, और ये निकाल लेना। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, आपको मैंने बताया था ये क्या निकालते हैं हम लोग इससे c निकालते हैं। c मतलब वेलोसिटी, तो इसका क्या जानता मीटर पर सेकंड, तो क्या जानता इसका हो जानता मीटर मतलब लेंथ और T-1 और m0, तो आपका ये सीधा हो जाता, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा c वाला। समझ में आ गया, सीधा आपका ये हो जाता है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो ना, आपको ऐसी करके हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आता है ये, तो ऐसी करके होते हैं यार इसमें। अब देखो इसमें और कैसे कैसे पूछता है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन इज। अब देखो और क्या बोलता है द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज। अब देखो बोलता है किसके सेम डायमेंशन होंगे, पहला वाला यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी, दूसरा इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क एंड टॉर्क। अब देखो इसमें आप देखोगे, इसमें पता है किसका होता है वर्क एंड टॉर्क का, हमको पता है वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही तो होता है। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क भी तो यही होता है F इंटू आर, होता है कि नहीं होता है। अब फोर्स की सेम होती है, S भी डिस्टेंस है, R भी डिस्टेंस है, बस इनका हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, सेम क्वांटिटीज भी आएंगी, या आप निकाल भी सकते हो, सबकी भी निकाल सकते हो। अब वो आप पे है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी आप उतने जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन कर लोगे। अब जो आपकी लास्ट वेराइटी है जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है और बहुत बार पूछे गए हैं, पता है क्या है वो, ये देखो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। वो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन ऑफ लेंथ की, मतलब लेंथ की है, मतलब L होगी इसकी डायमेंशन, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ C, किस किस से बन सकती है C, G एंड E²/4πε0 इज। अब बोल रहा है C क्या है, वेलोसिटी है लाइट की, G क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और E क्या है, चार्ज है। और नीचे ना ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कौन सा वाला होगा। तो इसने देखो क्या बोला है, इसने बोला जो लेंथ है वो किस किस से बन सकता है, वो बन सकता है एक तो G, C, और एक बोल रहा है E²/4πε0, इसी से बन रहा है। अब हमको ये तो पता नहीं है ना कि इनकी कितनी पावर से बन रहा है, पावर तो नहीं पता हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलते हैं ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट्स से मान लेते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब क्वेश्चनों में ऐसे करना है। बोलते हैं C की पावर के A, B और इसका C का, समझ रहा है। हम लोग को भी कुछ नहीं पता कि किसके है, कि C की पावर हाफ है, 2 है, 3 है, कुछ नहीं पता है, तो हम लोगों ने ऐसे करके मान लिया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग C का निकाल लेते हैं। C उसने क्या बोलता है वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी का तो हमको पता ही है ना क्या होता है m0 L T-1, मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर ये रहा, मतलब लेंथ की यूनिट है, पर सेकंड मतलब टाइम का इनवर्स। जो G है, G कैसे निकालेंगे, हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है ना, G m²/r²। अब सब इधर को डाल दो तो कितना हो जाएगा F r²/m²। अब मैंने अभी बताया था F का कैसे निकालते हैं, तो F का कैसे करके होता है mL T-2, ये हो जाएगा आपका L का स्क्वायर,
ये हो जाएगा m का स्क्वायर। इनको ऊपर भेज देना, आंसर कितना आ जाएगा m-1 और इसका l क्यूब t-2। फिर आता है इसका, अब ये आ गया बहुत भारी चीज। अरे मेरे भाई यार 12th तुमने पढ़ी नहीं है क्या? 12th में क्या पढ़ते हैं हम लोग? 1/4πε0 पहला कूलम्स लॉ, q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब मेरे को आप ये बताओ क्यों, अगर मैंने चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लिया, आ गया मेरा इलेक्ट्रॉन, इसको ई स्क्वायर लिख लेना, बचा क्या आपका, ये वाला इधर को चले जाएगा, तो आपका ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आर स्क्वायर इंटू एफ। अब भाई बता ही रखा है मैंने, एफ की क्या होती है mLT-2 और ये आर की क्या होती है, ये होती है। ये आ चुका है यार आपका, यार बहुत भारी था ना इसका, है ना, बहुत टफ था भाई साहब, कैसे करोगे तुम लोग बेचारे बच्चे। अरे यार दिमाग चलाओ, जिस नीट चलाता ना उसकी तरह सोचो ना। ये देखो कितना इजी था, अपने हर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला वो तुम्हारा बाहर से देगा ही नहीं, एक भी नहीं देगा फॉर्मूला बाहर से, तुमने वो पढ़ रखा होगा कभी ना कभी। अब कैसे, जिसने दिमाग में उस टाइम जिसके आ गया और उसने कर लिया, नहीं आया तो रहो फिर ऐसी। अब इतना आ गया, अब तो पूरा का पूरा काम हो चुका है। आप क्या कर दो, एक कोई कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, लेट्स से के बराबर ले लेते हैं। सी की वैल्यू क्या आती है हमारी, सी की आती है हमारी एल, ये रही L-T-1, इसकी पावर हमने ए ली थी। दूसरा जो ये था इसकी लिए आ रही थी m-1 L³ T-2, ये बी। अब इसकी हो रही थी लास्ट वाली की इतनी, इसका सी। ये हो रहा था, आप क्या कर लो, के हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको वैसे ही बताया। जब प्रोपोर्शनैलिटी हम लेते हैं, हम लोग को अभी क्या निकालना है, सिर्फ रिलेशन निकालना है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन में सब कुछ कांस्टेंट चले जाएगा, तो अभी इक्वल टू के बराबर ही मान लो, लेकिन कांस्टेंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर क्या है, ये लेंथ है, लेंथ ही तो थी, उसने सब पहले क्या बोलता है, लेंथ इन पे करता है डिपेंड। तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, m0 L T0, ऐसे करके तो लिख सकता हूँ ना। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि m क्या है 0 के बराबर है और t क्या है 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, जितने m वाली टर्म्स है ना उनको सेपरेट, l को सेपरेट और t को सेपरेट, तो कैसे करके m-1 और यहाँ पे b, तो m की पावर माइनस का b, यहाँ पर ये आ गया। अब ये देखो इस सब टर्म मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे m की क्या हो जाएगी, प्लस का c। l की बात करते हैं, यहाँ पर देखो l का a, यहाँ पर प्लस का 3b, यहाँ पर प्लस का 3c। अब t का क्या है, t यहाँ पर देखो माइनस का a, यहाँ पर माइनस का 2b, यहाँ पर माइनस का 2c। बस इतना आ गया, पूरा काम हो गया। अब कुछ सोचना ही नहीं है, कंपेयर कर दो, m की पावर कितनी है 0, तो b यहाँ की जो पावर होगी ना उसके बराबर रख दो इसको 0। अब देखो ये वाली हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाली कैसे निकलेगी, b वाली को पकड़ो, इसको रख दो इधर वाली के बराबर 1, ये वाली c वाली को पकड़ो और इसको रख दो c के बराबर, c कितना है 0, 0 है। अब देखो यहां पर से हमको एक चीज पता लगी है, सबसे पहले पकड़ो आप एक वाली जिसमें सिर्फ एक है, इसमें कोई नहीं है, तो फिर पकड़ो आप 2 वाली, 3 वाली को सबसे लास्ट में पकड़ो। यहां पर क्या कर देना, b = c के बराबर आ गया आपके इस इक्वेशन से, समझ में आ गया इस इक्वेशन से। अब आप क्या करो, b = c है तो यहां पर रख दो b = c, समझ में आ गया। इक्वेशन बस सॉल्व करनी है, अब अगर इक्वेशन सॉल्व तो करनी आनी चाहिए। ये आ गया 1, a = 6, b = 1 हो गया। अब यहाँ पर है माइनस a माइनस, यहाँ पर 3b हो गया होगा और यहाँ पर 2b, क्योंकि देखो b = c है, आपने एक ही टर्म में बदलना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2b माइनस का 2b = 0। अब यहाँ पर a, आप एक काम करो माइनस साइन कॉमन लो, उधर भेज दो, ये आ जाएगा, ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, समझ आ रहा होगा। माइनस साइन कॉमन लिया, उधर भेज दिया, 0 के साथ तो माइनस का साइन करो, फिर से 0 ही बन जाना है। अब इन दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 6b = 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्या कर दो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, यहाँ पर दोनों क्या जाएंगे साइन चेंज, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2b = -1, b कितना आ गया 1/2। ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप क्या करो, ये दोनों थी ना आपकी इक्वेशन, ये दो, तो a = क्या करना आ जाएगा, माइनस का 4b, यहाँ पर रख देना बस, आपका तब भी आ जाएगा। रख के दिखा देता हूँ, 4b + 6b = 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2b = 1, b कितना आ गया, फिर से हाफ आ गया। आपको एक ही दिखाना है, इतना दिमाग मत चलाना कि दोनों दिखा देना, भाई एक ही दिखाना है, मैंने आपको बता दिया मेथड। अब आपको करना है b = c था, बस c भी हाफ हो जाएगा। अब आपको करना है a b c की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे रख दो, तो l जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, c की पावर कितनी, सॉरी a की पावर कितनी आ रही थी, a की पावर आ रही थी, a की पावर अभी निकाली नहीं हमने, तो यहां पर से निकाल लो a की पावर, a + 6 इंटू ये वाली से निकाल रहा हूँ, b की वैल्यू थी हाफ = 1, ये कट जाएगा 3, तो a की पावर कितनी आ गई, -2, a की पावर आ गई है -2, g की पावर आ गई आपकी हाफ, और इस पूरे की पावर आ गई आपकी हाफ। तो अगर मैं लिखना चाहूं, इसमें देखो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से कैसे लिख रखा है,
इसका आ गया 1/c² और इन दोनों को इसने साथ में लिख दिया क्योंकि इन दोनों की पावर कितनी थी, हाफ थी। बस ऐसे करके लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है। अब ये देखो, ये ऐसी करके होंगे सारे के सारे क्वेश्चन ना आपके ऐसी हैं। जो अगला वाला क्वेश्चन है, अगले वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें बस एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम दे दिया है। बोला आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स और लेंथ का तो हमको पता है, उसके बराबर रख देना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ। यहाँ पर जो इसने दे रखा है, क्या क्या दे रखा है इसने एनर्जी दे रखी है, इसने वेलोसिटी दे रखी है, इसने टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या बोलता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ नहीं है, सिंपल वेलोसिटी है, मतलब मीटर पर सेकंड है, मतलब LT-1। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये किसके बराबर है, ये ईटा की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z, तो इन सबके। अब जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, जो ईटा होती है ना, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है F/6πr, और ये हो जाता है v। समझ में आ गया, v क्या आपका, v क्या आपका, v है सिंपल वेलोसिटी। समझ में आ गया। और बाकियों को ना मेरे हिसाब से आपको आता ही होगा। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का बहुतों को नहीं आता है, इसीलिए बता रहा हूँ। डेंसिटी का पता ही होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और बाकी आपका बाकी रेडियस का तो पता ही है, r होता है। बाकी आप निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन में भी सेम है, समझ में आया। बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया, फोर्स वेलोसिटी और टाइम पे करता है डिपेंड। क्या करता है, द डायमेंशंस ऑफ मास। तो इस बार जो ये था ना, इसको बस m ले लेना है, m L0 T0। तो अगर आपने ऐसे ले लिया, यहाँ पे रख दिया, आपका ABC की वैल्यू आ जाएगी। हर साल रिपीट हो रहा है, हर साल, तो इसीलिए इसको छोड़ना मत। अब जो आपका लास्ट पार्ट है वो है स्केल। जो मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट से कुछ सालों से पूछ रहा है, तो कौन कौन से पूछ रहा है, दो ही है हम पे। एक है हम पे गॉज, स्क्रू गॉज, दूसरा हम पे वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज में अगर हम देखें तो आपको कुछ टर्म सीखनी पड़ेंगी। जैसे वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें, ये इसकी इमेज, इसमें देखो जो आपका एक ही तो बड़ा वाला स्केल दिख रहा है, समझ में आ गया। एक जो छोटा वाला दिख रहा है, जो गोले के बीच में दिख रहा है, यहाँ पर ना जो आपका मेन स्केल डिवीजन होता है ना, ये ना एक कम होता है वर्नियर स्केल डिवीजन से। समझ में आ गया। तो इसीलिए हमारा ये देखो, उसी से फॉर्मूला है n-1, मतलब एक कम MHD किसके बराबर, n VHD। तो VHD का स्केल, जो VHD होता है उसका जितने डिवीजन होता है उससे एक कम क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन होता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा आपका, अगर आप रीडिंग की बात करें, रीडिंग कैसे लेते हैं इसमें, तो आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग हुई प्लस जो आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग हुई, सपोज करो 10 होते हैं ना डिवीजन, आपके 5 आए, इनटू लीस्ट काउंट से भी उसको करोगे, तब जाके आपकी क्या आएगी, मेन रीडिंग आएगी। ये सेम ऐसी इसके साथ भी चलता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज थोड़ा सा अलग होता है, ये और छोटी चीजों के लिए होता है। ये क्या होता है, गोले जो सिलेंड्रिकल टाइप की चीजें होती है, सर्कुलर, इनके लिए होता है ज्यादातर ये। तो यहाँ पर भी ऐसी होता है, आपका मेन स्केल रीडिंग होगी प्लस आपका जो वर्नियर तो नहीं होता उसमें स्क्रू गॉज रीडिंग होती है, इनटू लीस्ट काउंट, तब आपकी मेन रीडिंग आ जाएगी। और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है स्क्रू गॉज में, क्या होती है, स्क्रू गॉज में ये एक्स्ट्रा होता है कि ना, इसमें जो लीस्ट काउंट होता है वो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन के बराबर आता है। जो आपका लीस्ट काउंट आता है ना इसमें, वो कैसे आता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन के। अगर आपको इतना आता है तो आपको बहुत आता है। आपने मेरे हिसाब से देखा भी होगा, आपने बहुत बार किया भी होगा, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो ये भी पूछ लेता है नीट, समझ में आ गया। तो आपको ये भी देखना है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, अ स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm। ये स्क्रू गॉज का क्या बोल रहा है, ये लीस्ट काउंट है, और उसमें बोलता है 50 डिवीजन है उसके सर्कुलर स्केल में, ठीक है। तो उसके पिच बताओ। अब देखो हमको लीस्ट काउंट पता थी, हमको पिच पता है, ये नंबर ऑफ डिवीजन पता है, पिच निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो 0.01 इंटू 50 कितना हो जाएगा आपका, 0. कितना हो जाएगा, 0.5, बस mm। समझ में आ गया, mm बस। अब देखो जो आपका नेक्स्ट वाला है उसमें क्या बोलता है द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, ठीक है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर है। बोलता है n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या बोलता है, n डिवीजन किसके साथ कोइंसाइड करते हैं, n-1 डिवीजन। ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, किसके साथ कोइंसाइड करते हैं, मेन स्केल रीडिंग के साथ, ठीक है। बोलता है लीस्ट काउंट क्या होगी वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट कैसे। अब देखो हमको पता है, ये वाला फॉर्मूला हमको पता था, समझ में आ गया। तो लीस्ट काउंट अगर मैं बात करूं, लीस्ट काउंट क्या होता है। अब देखो अगर हम बात करूं ना लीस्ट काउंट की, तो एक्चुअली ना लीस्ट काउंट पता क्या होता है, बड़े वाले जो मेन स्केल होता है ना, उसमें से हम लोग VHD को माइनस कर देते हैं। 1 मेन स्केल डायमेंशन माइनस 1 VHD, समझ में आ गया। ऐसी करके होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, एक मेन स्केल डायमेंशन से एक वर्नियर स्केल डायमेंशन कम कर देता है। अब यहाँ पर देखो हमको क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। अब हमको निकालना किसके टर्म्स में, n और उसके टर्म्स में निकालना है, ठीक है। हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर से कोई भी आप ले लो, जैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से एक वैल्यू निकाल सकते हो। लेट्स से के लिए मैं VHD की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो VHD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, ये नीचे चले जाएगा तो n-1 अपॉन n, ये MHD आ गया। अब यहाँ पर से MHD माइनस ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस
इसको मैं ना अलग अलग कर देता हूँ यार, MHD ये कट जाएगा, तो MHD कितना आ गया, माइनस का 1 MHD प्लस का 1/n MHD, तो इससे कट गया ये। तो आपका लीस्ट काउंट कितना आ गया, आपका आ गया 1/n MHD। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि MHD पता है किसके बराबर होती है, 1/n के। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि MHD कितना होता है, 1/n के बराबर होता है। अब आप अगर ना आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपको ये पता भी होगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर आपको और अच्छे से समझना है, या आई बटन पे वीडियो दिए उसमें पूरा समझा रखा मैंने। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही बोल रखा है, बोला लीस्ट काउंट दिए 0.001 सेंटीमीटर, जो मेन स्केल रीडिंग है 5 mm है, और जो नंबर डिवीजन है कितने 25 है। अब हमको पता है लीस्ट काउंट कितना है, 0.001 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में कर लो तो कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 25 तो कितना हो जाएगा 0.025, सॉरी 0.25 तो कितना हो जाएगा 0.25। अब आपका क्या हो जाएगा 5.25 मिलीमीटर, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, सेंटीमीटर में पूछा गया, तो कितना हो जाएगा 0.525। देखो आपका आंसर कितना आंसर था 0.525, लेकिन इसमें कुछ और भी लिखा है। क्या लिखा है, इफ स्क्रू गॉज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर, तो करेक्ट डायमीटर क्या होगा बॉल का। अब ये आपने तो कौन सा पढ़ा था, आपने तो रीडिंग के लिए ये वाला पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था, लेकिन ना इसमें हल्का सा आप चेंज भी कर सकते हो। इसमें से ना हमेशा आप क्या करोगे, जीरो एरर को माइनस करोगे। समझ में आ गया, जीरो एरर को हमेशा माइनस करोगे। अब आपका कितनी आ रही थी रीडिंग, आपकी आ रही थी 0.525 माइनस कितना आ रहा, माइनस का 0.004 सेंटीमीटर। अब ये ना इसीलिए आपको टफ लग रहा है, क्योंकि आज तक ना कभी आपने पढ़ा नहीं है। समझ में आ गया, कभी आपने पढ़ा नहीं है। लैब अगर आप जाओगे, खासकर जो इस साल के 11th और 12th वाले, तो उनको काफी टफ लग रहा हो, क्यों, क्योंकि वो लैब अभी तक गए नहीं है। अगर आप लैब जाते आपको इजीली आ जाता समझ में आ गया। ये सारे फॉर्मूले ना हम लोग लैब में यूज बहुत बार करते हैं, बहुत बार, इसका एक्सपेरिमेंट बहुत बार आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिकली समझना है, आप इन वीडियोस को देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट इस प्लेलिस्ट से और बूस्ट करिए।